हेलो स्टूडेंट। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, स्फेरिकली सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैज ए मास डेंसिटी रो इक्वल टू रो नोट फॉर आर लेस देन फॉर स्मॉल आर लेस देन इक्वल टू आर एंड मास डेंसिटी 0 फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर where rho naught is a constant. A test mass can undergo circular motion under the influence of the gravitational field of particles. Its speed v as a function of distance small r from the center of the system is represented by. ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे ना एक सिस्टम ले लिया है, नीचे ब्लू कलर में दिख रहा है आपको। ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम है स्मॉल आर की वैल्यू अगर 0 से कैपिटल आर के बीच में है, ठीक है। और ये जो रेडियस है इसका कैपिटल आर मैंने ले लिया, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब ऑलरेडी दिया हुआ है कि स्मॉल आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर है, उस केस में मास डेंसिटी कितनी है? रो नोट। यानी कि जो ब्लू कलर का लिया है इसको हम एक मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मान सकते हैं? एक स्फीयर है जिसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला केस है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो हमने जो सिस्टम अभी ऑलरेडी ले लिया है उसके अंदर आर हम क्या लेके चल रहे हैं? 0 से कैपिटल आर, ठीक है। ये पहला केस है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? टेस्ट मास कैन अंडरगो सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि ये जो पार्टिकल हैं इनमें हमने एक टेस्ट मास रख दिया, इनके अराउंड लोकेशन हम देख लेंगे। लोकेशन क्या रहेगी? स्मॉल आर ही रहेगी। तो वो टेस्ट मास जब हम प्लेस करते हैं वो क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दीज पार्टिकल्स। तो उसकी स्पीड v का r से जो वेरिएशन है उसके 4 ग्राफ हमको ऑप्शन में दिए हैं, हमको कोई एक आंसर बताना है। तो पहली जब ये कंडीशन ले रहे हो तो इस केस में मैं मान के चलता हूँ पार्टिकल को कहाँ पे रखा है, ध्यान से समझिएगा। पार्टिकल को स्मॉल r इज लेसर देन कैपिटल R, तो पार्टिकल को यहाँ पे कहीं पे रख दिया मास m का, ठीक है। और यहाँ पे आप बोलोगे सर रोटेशन कैसे होगी? तो छोटा सा ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप समझते हो आप? छोटा सा यहाँ पे स्पेस होगा जिसके अंदर स्मॉल मास m रोटेशनल मोशन में होगा, ठीक है। और ये रेडियस कितना है? स्मॉल r हो गया, ठीक है। और ऑब्वियसली ये स्मॉल मास m अगर आपने टेस्ट मास लिया है तो इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी, ठीक है। एक टेस्ट मास अगर आपने लिया है तो उसकी वेलोसिटी कुछ v होगी। ये बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम इजिली लिख सकते हैं कि इस पे जो सेंटीपिटल फोर्स लग रहा होगा वो इतना लग रहा होगा, एंड दैट शुड बी इक्वल टू जो अंदर का पार्ट है, जो अंदर का पार्ट है वो इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अभी आप बोलोगे सर ये कैसे कर रहे हैं? इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, अगर कोई बॉडी है इस तरीके से, सॉलिड बॉडी है ना, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, उसके अंदर कोई अगर आपने कोई यहाँ पे कोई पार्टिकल रख दिया तो वो सॉलिड बॉडी को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं मानता हूँ सॉलिड बॉडी के अंदर स्मॉल मास m रख दिया तो सॉलिड बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट हम लेते हैं ये शेल जो अराउंड है, ये शेल। इस शेल के कारण इस स्मॉल मास m पे कोई फोर्स नहीं लगता क्योंकि इस शेल के कारण अंदर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं बनती, तो स्मॉल मास m जो लिया उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। अब दूसरा पार्ट कौन सा बचता है? दूसरा पार्ट बनता है अंदर का जो शेडेड पोर्शन है, हाँ, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा। तो अंदर का पोर्शन का अगर मैं मास कैपिटल M लेता हूं तो ये केस कैसा हो जाएगा कि कोई एक सॉलिड बॉडी है यानी सॉलिड स्फीयर है मास m का, उसकी सरफेस पे एक स्मॉल मास m रखा हुआ है। अब ये केस भी कैसा होता है? इस केस में हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है ना। हेयर सॉलिड स्फीयर और वी कैन से सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर। सॉलिड मतलब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एक्ट्स एज इफ its entire mass capital M is concentrated at its center। उस केस में क्या होता है? उस केस में और सिंप्लीफाई हो जाता है मामला। कैपिटल मास M हो गया, स्मॉल मास m हो गया, इनके बीच का जो भी सेपरेशन है r, अब इस पे हम फोर्स इजिली ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा इनके बीच में वो निकाल सकते हैं। तो वही केस सेम यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? ध्यान से देखिए, वो लगेगा अंदर वाला जो पार्ट है उसका मास मैं कैपिटल M मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये बात क्लियर है। अब जो अंदर का पार्ट है उसकी डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है, हम लिख सकते हैं कितनी है डेंसिटी? रो नोट इक्वल टू m अपॉन 4/3 पाई r क्यूब
एम का आंसर कितना आ जाएगा, रो नोट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। इसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। पहले तो यहाँ कैंसिल आउट करता हूँ, क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, ताकि हमारा जो सोल्यूशन है और सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये आ जाएगा जी अपॉन आर कैपिटल एम कितना होगा, रो नोट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। ये बात क्लियर है। सारे के सारे कॉन्स्टेंट आ जाएंगे यहाँ पे, जी इंटू रो नोट इंटू 4/3 पाई, और क्या बच जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, v इज प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसा कुछ आ जाएगा। यानी कि v इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू आर। तो ये कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। बात क्लियर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो कि इंक्लाइंड एक्स एक्सिस के साथ, ये बात क्लियर है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन बन सकता है, देखो अगर मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी देखूं तो दोनों बन सकते हैं, क्योंकि जीरो से कैपिटल आर तक दोनों केस में एक स्ट्रेट लाइन है जो इंक्लाइंड है। बट अब आंसर तो एक ही होगा, तो हम अब पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी क्या है कि डेंसिटी कितनी दी है पार्ट बी की, क्वेश्चन में देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं 0 फॉर आर इज कैपिटल, फॉर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यानी कि ये जो हमने कंसिडर किया था, केस एकदम सही कंसिडर किया है कि आर रेडियस का है, ये डेंसिटी रो नोट है, और बाहर कुछ मटेरियल है ही नहीं। बाहर यहाँ पे डेंसिटी क्या है, बाहर 0 है। तो मैं यहाँ पे अब जो केस लेने जा रहा हूँ, सेकंड केस, वो लेने जा रहा हूँ स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यानी कि एक पार्टिकल है मास एम का, उसको मैंने बाहर कहीं रख दिया है। ऑब्वियसली उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मैंने स्मॉल आर ले लिया, वो किसी v वेलोसिटी से मूव करता है और सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो जैसे पहले सॉल्व किया था कि जो भी इसको ग्रेविटेशन फोर्स मिलेगा, अच्छा इस पार्टिकल पे भी ग्रेविटेशन फोर्स, इस पूरे जो ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर बनाया ना, जो कि एक बेसिकली क्वेश्चन के हिसाब से मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कारण इस स्मॉल मास एम पे कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ। कितना लगेगा, जी इंटू, अच्छा इसका मास नहीं निकाला ना हमने, इसका मास निकालते हैं हम इस बार। टोटल मास जो आएगा इसका वो कितना आएगा, वो आएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यही आएगा ना, आएगा नहीं आएगा, ठीक है, पूरा मास जो आएगा इसका। तो अब ये जो केस है बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। वो होगा हमारा वो क्या होगा, स्मॉल मास एम पे कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यही है ना सेंटर से सेपरेशन। मैं पहले ऑलरेडी आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा चुका हूँ। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा सेकंड पार्ट में, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है ना। कोई मास अगर बाहर रखा है तो ये जो कैपिटल एम मास है ना, ये जो कैपिटल एम मास है इसका, वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, है ना। तो उसके हिसाब से ये ग्रेविटेशन फोर्स आएगा, दिस इज इक्वल टू जितना सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है स्मॉल मास एम को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए। तो चलिए यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं, कैंसल आउट हो गया। वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, जी एम अपॉन आर के, फिर आ जाएगा जी अपॉन आर। कैपिटल एम देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, कैपिटल एम इस बार कांस्टेंट आ रहा है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बात क्लियर है। और आर इज ग्रेटर देन आर, जो मास है वो कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि बाहर तो डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं। अब आप इस पॉइंट को कहीं पे भी ले लो, स्मॉल आर की वैल्यू को कैपिटल आर से बड़ा लेना है, ये बात तो क्लियर है। और कितनी भी ले लो आप, उस केस में जो अंदर का जो सिस्टम लिया मैंने, ब्लू कलर का जो यहाँ पे आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, उसका मास कांस्टेंट रहेगा, और वो कितना होगा, इतना होगा। तो इसको मैं कुछ कांस्टेंट कैपिटल एम ही लिख के चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लें, यही लिख लेते हैं। तो यहाँ से वी स्क्वायर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है 1/r, और v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√r। अब इसको जब आप बनाओगे, इसका जब आप ग्राफ बनाओगे, कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ, यह आएगा वी स्क्वायर आर इक्वल टू GM की वैल्यू निकालोगे, कांस्टेंट होगी। फिर इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, ये आप बहुत इजीली बना के देख सकते हो, दिस इज वन ऑफ द केस, है ना। तो जब आप वो ग्राफ बनाओगे, आपको देख के पता चल रहा है ना कि एटलीस्ट यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, आपको एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ग्राफ का एक सिंपल एनालिसिस ये रखना है कि स्ट्रेट लाइन तो नहीं हो सकता। देखो ए ऑप्शन में क्या दिया, स्ट्रेट लाइन, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये बात क्लियर है। तो ऑप्शन क्या होने वाला है, सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ठीक है ना। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। इस तरीके से अगर कुछ ग्राफ बन रहा है तो उससे आपको ये बात क्लियर होगी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।